Hello, my dear students. Welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you doing well. मैं आपका हिंदी विषयाध्यापक हरी सर आज क्लास 10th हिंदी रीडर के अंतर्गत आज हिंदी गद्य साहित्य की भूमिका अर्थात हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए जानते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य का विकास किस प्रकार से धीरे धीरे अनेक सोपानों को पार करता हुआ आज हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है और कितनी बाधा बंधनों को तोड़ करके आज जो हम ये फराटेदार हिंदी बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे जो हिंदी आज बोल रहे हैं, हिंदी खड़ी बोली का विविध रूप में देखने को मिल रहा है, वो कहाँ से और किस प्रकार से धीरे धीरे करके विकसित हुआ है और आज परिपक्व रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तो आइए सर्वप्रथम हम चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी जो साहित्य है, हिंदी गद्य साहित्य है, उसका जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे करके बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग भारत के विभिन्न जो राज्य हैं वहाँ पे अपनी जो स्थानीय भाषा के रूप में इसका विकास हुआ है। राजस्थान में राजस्थानी भाषा का और बिहार में जो है बिहारी भाषा का और जो उत्तर भारत है अर्थात ये अवध क्षेत्र है, यहाँ पर अवधी भाषा के रूप में ये विकास देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे इसमें आमूल-चूल परिवर्तन होता है और इन परिवर्तनों के बाद हिंदी खड़ी बोली, हिंदी अवधी भाषा और उसके बाद इसमें ब्रज भाषा अपना स्वरूप ग्रहण कर लेती है और हिंदी भाषा अनेक बोलियों में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं हिंदी गद्य का जो विकास हुआ है वो कहाँ से हमें देखने को मिलता है, परिपक्व रूप से हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो हिंदी गद्य का जो विकास हुआ है वो हमें हिंदी खड़ी बोली का जो विकास हुआ है वो सबसे पहले हमें चंद छंद वर्णन की महिमा में हमें देखने को मिलता है, जो अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि गंग एक साहित्यकार थे। उनके रचना में हमें हिंदी खड़ी बोली का विकास देखने को मिलता है और उस रचना का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। क्या नाम है? चंद छंद वर्णन की महिमा। इसमें हमें हिंदी खड़ी बोली का विकास सर्वप्रथम देखने को मिलता है। इसके पश्चात हम आते हैं धीरे धीरे करके हम आगे देखते हैं कि हिंदी खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ। तो इसके पश्चात हम देखते हैं कि खड़ी बोली के बाद 4 और हिंदी गद्य के उन नायकों में से आते हैं जो हिंदी खड़ी बोली के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें से एक नाम है, जो पहला नाम है वो लल्लू लाल है। क्या नाम है? लल्लू लाल हिंदी खड़ी बोली के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और इनकी रचना का नाम हम देख लेते हैं लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर में उन्होंने हिंदी खड़ी बोली का जो परिपक्व रूप है, अर्ध परिपक्व रूप है, वह हमें देखने को मिलता है। और दूसरे जो लेखक हैं वो सदल मिश्र हैं। कौन है? सदल मिश्र ने जो रचना लिखी है वो सदल मिश्र की रचना है नासकेतोपाख्यान। ये रचना है। हिंदी खड़ी बोली के जो भारतीय युग के पहले का जो विकास है इन 4 लेखकों द्वारा हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। अगले जो तीसरे लेखक हैं उनका नाम देख लीजिए। यहाँ पर सदल मिश्र के बाद आता है जो नाम है वो इंसा अल्लाह खां है। तीसरा नाम है इंसा अल्लाह खां। इनकी रचना में हमें
खड़ी बोली का विकास देखने को मिलता है। इनकी रचना देख लेते हैं कौन सी है। इंसाअल्लाह खां की इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, इंसाअल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी। और चौथे जो लेखक हैं वो है मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल। इनकी रचना है सुख सागर। क्या नाम है? सुख सागर। इनकी रचना है सुख सागर। तो इसमें हमें हिंदी गद्य का जो स्वरूप है वह दिखाई पड़ता है। सबसे पहले हमें हिंदी गद्य का जो रूप है, हिंदी खड़ी बोली का रूप है, कवि गंग के रचना चंद्रचंद बर्मन में दिखाई पड़ता है। और ये जो लेखक थे वो अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी थे कवि, जो इन्होंने लिखी है रचना चंद्रचंद बर्मन की महिमा। चंद्रचंद बर्मन की महिमा। उसके बाद हम देखते हैं इन 4 लेखकों ने हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में अपना अन्यतम योगदान दिया। अन्यतम योगदान देने के बाद हम देखते हैं कि सने सने जो हिंदी खड़ी बोली है वो अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करती हुई और आज ये हमारे समक्ष उपस्थित है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो राजा थे। 2 राजा ऐसे थे जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। इन 4 उन्नायकों के बाद जो आते हैं उनमें आते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्हें सितारे हिंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत हिंदुस्तान के सितारे थे। हिंदी खड़ी बोली के विकास में योगदान देने वाले जो राजा शिव प्रसाद थे वो सितारे हिंद के रूप में अर्थात हिंदुस्तान के सितारे के रूप में जाने जाते हैं। एक राजा ये और दूसरे राजा जो थे उनका नाम था राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने भी हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में अपना अन्यतम योगदान दिया। वो राजा लक्ष्मण सिंह थे और राजा लक्ष्मण सिंह ने एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था जो हिंदी खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके पश्चात हम हिंदी खड़ी बोली का जो रूप है वो विभिन्न महत्वपूर्ण हिंदी गद्य साहित्यकारों के युग में देख सकते हैं। इसके पश्चात ये छिटपुट रचनाओं के बाद हमें जो विभाजन आता है, एक काल विभाजन आता है। विभिन्न कालों में विभिन्न जो साहित्यकार थे उनके नाम से एक युग का सूत्रपात होता है। तो पहला जो युग है वह है भारतेंदु युग। क्या है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जो है उसकी जो समय सीमा है वह है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। अब यहाँ पर देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे वे हिंदी खड़ी बोली गद्य साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण से इस युग को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इस युग को भारतेंदु युग के नाम से अभिहित किया गया है। और इस युग की जो समय सीमा है वह 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक है। और हम जानते हैं कि भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में होता है और 35 वर्ष की आयु में अर्थात 1885 ईस्वी में उनका देहावसान हो जाता है। लेकिन इनके जो काल के जो लेखक हैं उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान 1900 तक दिया। इसीलिए इस युग की समय सीमा को हम 1850 अर्थात भारतीय युग के जन्म से लेकर के 1900 ईस्वी तक के समय
काल को हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। और इस युग के जो महत्वपूर्ण जो लेखक थे वे अधिकतर पत्रकार थे। पत्रकार के रूप में इन्होंने अपना जो जीवन है, जो अपना साहित्य है, वह उसकी शुरुआत करते हैं। साहित्यकार के रूप में एक पत्रिका का प्रकाशन के साथ अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। और भारतेंदु युग में इन्होंने हिंदी खड़ी बोली का व्यापक प्रचार प्रसार किया। और यहाँ पर हम देख लेते हैं जो इस युग के लेखक थे उसमें चौधरी प्रेमघन थे, अर्थात प्रेमघन की जो पत्रिका है वह आनंद कादम्बिनी थी। ये एक पत्रकार थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी स्वयं पत्रकार थे। उन्होंने जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हरिश्चंद्र चंद्रिका और कवि वचन सुधा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। और इसके पश्चात ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन इसी युग के देन है और इसी युग के साहित्यकारों के देन है। ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक हैं वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। ये पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। और आनंद कादम्बिनी, उसके बाद और बहुत सारी पत्रिकाएं थी इस युग में प्रकाशित हुई। बालकृष्ण भट्ट की जो पत्रिका है वह हिंदी प्रदीप के रूप में हमारे समक्ष आती है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि भारतेंदु युग के जो साहित्यकार थे वे अधिकतर पत्रकार थे और उन्होंने हिंदी गद्य साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से दिया। इसके पश्चात हम अगला युग देख लेते हैं, दूसरा युग इसमें आता है द्विवेदी युग के नाम से जिसे जानते हैं। और इसकी जो समय सीमा है वो सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक के काल को हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा या द्विवेदी युग क्यों कहा गया। जब किसी युग विशेष में कोई साहित्यकार या कोई भी व्यक्ति किसी भी विशेष क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है तो उस युग का नाम उस महान व्यक्ति के नाम के द्वारा उसका नामकरण कर दिया जाता है। वही बात यहाँ पर हुई कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। किसके नाम पर? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस काल के सक्रिय साहित्यकार थे, महानतम साहित्यकार थे। इसी कारण से इस युग को द्विवेदी युग को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। और 1900 में यहाँ पर इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था सरस्वती जो पत्रिका थी वो उस समय की महत्वपूर्ण पत्रिका थी। इसके समक्ष जो पत्रिकाएं थी, इसके सामने जो पत्रिकाएं थी वो पत्रिकाएं बौनी साबित हुई। और इन्होंने जो हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास किया, हिंदी खड़ी बोली गद्य का जो विकास हुआ, हम देखते हैं कि चंद छंद वर्णन की महिमा से हमें छिटपुट हिंदी खड़ी बोली का विकास देखने को मिला। उसका जो चरम रूप है, उसका जो महत्वपूर्ण रूप है, उसका जो विकसित रूप है वह हमें द्विवेदी युग में दिखाई पड़ता है। द्विवेदी युग में क्या हुआ कि 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया और 1920 तक इन्होंने, अगर मान लें कि सरस्वती पत्रिका का जो प्रथम संपादक है वो श्याम सुंदर दास जी थे, 1900 में उन्होंने पत्रिका का प्रकाशन किया। लेकिन 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक का इस पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 17 वर्षों तक किया। और इन 17 वर्षों में उन्होंने हिंदी खड़ी बोली का जो परिष्कृत रूप है, परिष्कृत और परिमार्जित रूप है, वह उन्होंने पेश किया।
असल बात यह है कि जो भी रचनाएं, कविताएं, गद्य, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, जो भी रचनाएं किसी भी साहित्यकार के द्वारा भेजी जाती थी, तो उनका परिष्कृत, उसका शुद्ध रूप करके, उसका काट छाँट करके, उसे परिष्कृत करके, उसे सही रूप से शोधित करके उन कहानी, एकांकी, निबंधों, नाटकों को महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी पत्रिका सरस्वती में छापते थे। उसका परिष्कृत रूप से, जो उसकी टूटी फूटी भाषा होती थी, उसका सही रूप गढ़ करके अपनी पत्रिका में प्रकाशित करते थे। इसीलिए जो हिंदी खड़ी बोली का जो एक, कह लीजिए कि जो एक कुम्हार होता है, वो अपने बर्तनों को सही तरीके से, सही आकार, सही रूप देता है, उसी प्रकार से हिंदी खड़ी बोली का सही रूप हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में, द्विवेदी युग में देखने को मिलता है, जो कि समय सीमा है सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। इसके पश्चात जो तीसरा युग आता है हिंदी खड़ी बोली के विकास के लिए, वो उसका नाम है यहाँ पर शुक्ल युग है। शुक्ल युग, इसका दूसरा नाम है छायावादी युग। क्या नाम है? छायावादी युग। छायावादी युग भी इस युग को कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसकी समय सीमा पहले देख लेते हैं। समय सीमा क्या है? इसकी जो समय सीमा है 1919 से लेकर या 1918-19 से लेकर के इसकी जो समय सीमा है वह है 1938 ईस्वी तक। 1938 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। और इस समय सीमा में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी खड़ी बोली के विकास में योगदान दिया था, इसीलिए इसे शुक्ल युग भी कहते हैं। और इसी के समानांतर हम काव्य में देखते हैं तो वहाँ पर छायावादी युग चल रहा था, और छायावादी युग उसी काल को अभिहित करता है, उसी काल को शुक्ल युग के समय समानांतर ये गद्य का युग था शुक्ल युग, और ये काव्य का युग था। इसीलिए इसे काव्य के रूप, काव्य में अगर कहेंगे, काव्य की भाषा में कहेंगे तो इसे छायावादी युग कहेंगे, जहाँ पर 4 कवियों ने छायावादी युग के स्तंभ कहे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा, ये 4 कवि हैं जो छायावादी युग के स्तंभ हैं। इसके समानांतर ही इधर गद्य में हम शुक्ल युग देखते हैं, और शुक्ल युग जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान के कारण इस युग को शुक्ल युग कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे खड़ी बोली गद्य का विकास देखने को मिलता है। उसके बाद चौथा जो है वो शुक्लोत्तर युग है। शुक्ल युग के बाद जो युग आता है, जो समय सीमा आती है, उसे हम शुक्लोत्तर युग कहते हैं, या फिर उसे छायावादोत्तर युग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे छायावादोत्तर युग कहते हैं। छायावादोत्तर युग कहते हैं। और इसकी जो समय सीमा है वह है 1938 से लेकर सन 1938 से 1947 ईस्वी तक के काल को हम यहाँ पर शुक्लोत्तर युग कहेंगे। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हिंदी गद्य का विकास किस प्रकार से सने सने अपना स्वरूप ग्रहण किया, और अपना जो स्थायी रूप है उसे ग्रहण किया, और आज ये जो भाषा है, आज ये जो खड़ी बोली है, वह हमारे समक्ष इस प्रकार से साफ सुथरी उपस्थित होती है। और जो हमारे किताबों की जो भाषा है वो खड़ी बोली है, वह आज हमारे समक्ष इन सोपानों को पार करते हुए उपस्थित हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि हिंदी खड़ी बोली का विकास किस प्रकार से हुआ, और किस प्रकार से आज ये हमारे समक्ष उपस्थित है, खड़ी हुई है, और इस भाषा का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है, ये भाषा कितनी महत्वपूर्ण है, खड़ी बोली, ये आप समझ गए होंगे। तो
मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग घर पे पढ़ते रहिए। जो कोरोना काल का समय है, संकट का समय है, इससे निपटने के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है और एक दिन हम इससे ज़रूर निजात पाएंगे और तब हम आपके समक्ष रूबरू होंगे, हम आप आमने सामने होंगे। लेकिन उसके पहले इस संकट काल में हमारे सामने दूरियां हैं और इन दूरियों को दूर रहते हुए भी हम आपके समक्ष इन सारी चीज़ों को, आपके पढ़ाई को जारी रखते हुए, इन चीज़ों को बताते हुए आपके समक्ष प्रतिदिन उपस्थित होंगे और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको बताएंगे और पाठ्यक्रम को भी धीरे धीरे गति प्रदान करते रहेंगे। जहाँ पर भी आपको समस्या हो, जहाँ पर आपको परेशानी हो, वो आप अपने ग्रुप में, अब आने वाले समय में आपका ग्रुप जो है वो खोल दिया जाएगा और अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं और उसका समाधान हम खोजेंगे, बताएंगे। और अगले वीडियो में हम हिंदी गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं उन पर परिचर्चा लेकर उपस्थित होंगे। लेकिन आज यहीं विराम लेते हैं, आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।